के कारण जो लखीमपुर की घटना है वो घटित हुई है, ये समझना भी होगा। हमारे साथ नवीन कुमार जी जुड़े हुए हैं। नवीन जी, सवाल ये है कि एक तरफ विपक्षी दल लखीमपुर खीरी जाते हैं और वहां संवेदना व्यक्त करने की कोशिश करते हैं और पीड़ित परिवारों से मिलते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप याद होगा आपको कि ये सप्ताह भर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान आया था और खासकर विपक्षी दलों पर और कृषि कानूनों को लेकर के उन्होंने विपक्षी दलों को कहा था कि जो उनका जो रवैया है वो बौद्धिक बेईमानी और राजनीतिक छल है। आप याद कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि ये लोग जो हैं मैनिफेस्टो में अपनी बातें लिखते हैं, बाद में उस पर अमल नहीं करते हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें कर रहे थे। चलिए, लेकिन चूंकि विपक्षी दल की बात है इसलिए, और प्रधानमंत्री का ये जो दो शब्द है, एक बौद्धिक बेईमानी और दूसरा जो है वो राजनीतिक छल, यहाँ पर क्या जो विपक्षी दल जा रहे हैं वहां, या आज जो घटना घटी है हरियाणा के अंबाला में, इन घटनाओं पर अगर विपक्ष आवाज उठाता है तो क्या ये राजनीतिक तौर पर बेईमानी मानी जाएगी? क्या ये सत्ता पक्ष के खिलाफ आवाज उठाना, चाहे मीडिया का या चाहे मतलब मीडिया की ओर से या विपक्ष की ओर से आवाज उठाना, क्या किसी न किसी ढंग से ये राजनीतिक तौर पर छल है, बेईमानी है? एक बात तो ये। दूसरा सवाल ये है कि इस पूरे घटनाक्रम में किसानों को के प्रति जो नफरत फैलाने की कोशिश हो रही है और उसमें जिस प्रकार के ऐसे बयान आ रहे हैं नवीन जी, चाहे वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बयान हो, चाहे अभी आपने देखा हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर का बयान हो, चाहे आईएएस ऑफिसर जो हैं आयुष सिन्हा उनका बयान हो, या ये किसान नहीं मवाली हैं ये बयान हो, या हाथ पैर तोड़ देंगे ये बयान हो जो कि बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं जो वहाँ के पंजाब के, उनका बयान हरमिंदर सिंह का। इन ओवरऑल इन बयानों को लेकर के और किसान आंदोलन को लेकर के आपके नज़रिए से समझना चाहता हूँ कि ये पूरा का पूरा मसला आखिर जा कहाँ रहा है? नवीन जी। राजीव जी, बहुत अच्छा और बहुत ज़रूरी सवाल पूछा है आपने। तो आपका पहला सवाल प्रधानमंत्री के बयान पर आधारित था कि बौद्धिक बेईमानी की जो उन्होंने बात की है, इसका बड़ा छोटा जवाब है, और वो जवाब ये है कि शायद हम लोग प्रधानमंत्री को जितना सीरियसली लेते हैं वो अपने आप को खुद भी नहीं लेते हैं। वो कब क्या बोलते हैं और बाद में उसको कब कैसे कोट किया जाता है, इसके बारे में उन्होंने सोचना छोड़ दिया है। अगर बौद्धिक बेईमानी की हम तो छोड़ इस अल्फाज को किनारे रखिए, छोड़ दीजिए, छोटे छोटे सवालों पर आइए कि आज से 7 साल पहले, 7.5 साल पहले वो रोजगार पर क्या कहते थे, वो किसानों की आमदनी पर क्या कहते थे, वो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट पर क्या कहते थे, वो महंगाई पर क्या कहते थे, वो डॉलर की कीमत पर क्या कहते थे, पेट्रोल और डीजल के दाम पर क्या कहते थे। क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को गंभीरता से लेते भी हैं? तो वो विपक्ष के बारे में क्या कहते हैं, ये उनकी खीज कह लीजिए कि एक झेपे हुए नेता का बयान है वो। दूसरी बात, जहां तक विपक्ष की बात है, वो ये है कि किसान आंदोलन पहली बार पिछले 20-25 सालों में वाकई एक स्वतः स्फूर्त जन आंदोलन के तौर पर उभरा है, जिसकी कोई पॉलिटिकल बैकिंग नहीं है। कोई क्लेम नहीं कर सकता। इसके पहले अन्ना आंदोलन हुआ था और उसको जाहिर तौर पर कहा गया था कि वो आरएसएस का आंदोलन था। उसकी परिणति अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में हुई। लेकिन किसान आंदोलन के बारे में इस तरीके का क्लेम कोई नहीं कर सकता, और यही हताशा है नरेंद्र मोदी की, यही हताशा है भारतीय जनता पार्टी की, उनके नेताओं की। सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी अगर किसानों की लानत मलामत करेगी नहीं तो करेगी क्या? भारतीय जनता पार्टी का मतलब नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी का मतलब कुछ चुने हुए छठे हुए कारोबारी और उनकी औद्योगिक महत्वाकांक्षाएं। इतना बड़ा 3 कानून ला दिया गया, जाहिर सी बात है उससे किसको फायदा होने वाला है और किन लोगों को फायदा होने वाला, कम से कम किसानों को तो नहीं होने वाला। किसको होने वाला ये हम सब जानते हैं। प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं कि किसानों पर उनका जोर नहीं चल रहा है। उनका जोर टेलीविजन चैनलों पर चलता है, उनका जोर अखबारों पर चलता है। दैनिक जागरण नाम का अखबार जो है वो किसानों को उपद्रवी लिखता है, और उसके पहले योगी आदित्यनाथ की तारीफ में पूरे पन्ने की खबरें छापता है। तो वो दरअसल खींच उन लोगों के साथ मिटाते हैं जिन पर उनका जोर, उनकी ज़बरदस्ती नहीं चलती है। तो उनकी ज़बरदस्ती किसानों पर नहीं चल रही है,
उनकी ज़बरदस्ती मुसलमानों पर नहीं चल रही है, उनकी ज़बरदस्ती दलितों पर नहीं चल रही है, और उनकी ज़बरदस्ती डिजिटल मीडिया पर नहीं चल रही है। इसलिए आप देखिए कि ये एक पूरा अगर चौकोर खाना बना दीजिए तो हर उस खित्ते के बारे में प्रधानमंत्री के बयान आप समझ लीजिए। क्या कहा था उन्होंने रामलीला मैदान में कि कपड़े से पहचान लिए जाते हैं लोग। मतलब हमने ऐसा दृष्टिविहीन प्रधानमंत्री नहीं देखा जिसको महंगाई नजर नहीं आती, जिसको बेरोजगारी नहीं नजर आती, और जिसको कपड़े के पीछे की नीयत नजर आ जाती है। क्या कहा था छात्रों नौजवानों के बारे में? इसी दिल्ली में नारा लगाया गया था, देश के गद्दारों को जूते मारो। ये मंत्री लगा रहे थे, ये मंत्रियों की भाषा है। बाकी छोड़ दीजिए, ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के जमाने में कुलदीप सिंह सेंगर से मिलने कौन जाता है? भारतीय जनता पार्टी के संत नेता साक्षी महाराज जाते हैं और बाहर आकर ट्वीट करते हैं कि लोकप्रिय जन नेता से हम मिलकर आए हैं। मतलब छटे हुए घोषित अदालत से सजा याफ्ता बलात्कारियों से मिलने भाजपा के नेता जाते हैं। तो उनको किससे नहीं मिलना है? उनको इस देश के छात्रों से नहीं मिलना है, उनको इस देश के किसानों से नहीं मिलना है, उनको इस देश के नौजवानों से नहीं मिलना है। क्यों? क्योंकि ये लोग लोकतंत्र की बात करते हैं। जो असल चिंता है वो ये है कि लोकतंत्र को खत्म करना है। हर उस लेवल पर जहां से लोकतंत्र को बचाने की आवाजें उठती हैं, चाहे वो छात्रों की तरफ से हो, चाहे वो शिक्षकों की तरफ से हो, चाहे वो डिजिटल मीडिया की वजह से हो, चाहे स्वतंत्र पत्रकारों की तरफ से हो, और अब चाहे किसानों की तरफ से हो, हर उस आवाज का गला घोटना है जो डेमोक्रेसी की बात कर रहा है, जो उदारता की बात कर रहा है, जो बंधुत्व की बात कर रहा है, जो न्याय की बात कर रहा है, जो समानता की बात कर रहा है। तो ये कोई नई बात नहीं है कि प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है और मीनाक्षी लेखी क्या कह रही है और बाकी के नेता क्या कह रहे हैं। किसान आंदोलन से एक दुश्मनी तो पहले दिन से साधी गई है। आप पूरे टेलीविजन चैनल का रवैया देखिए कि जब किसान पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से, उत्तराखंड से दिल्ली की तरफ चले तो सड़कों में गड्ढे खोदे गए, उन पर बुलडोजर चलाया गया, उनके ट्रैक्टरों को हटाया गया, किसानों को पीटा गया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इस देश के 1 लाख लोग एक साथ कूच कर रहे हैं और पूरा टेलीविजन उस खबर का बायकॉट कर दे? अखबारों में उसकी कहीं कोई तस्वीर न छपे, कहीं कोई खबर न छपे। ये क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि नरेंद्र मोदी और उनकी राजनीति के वाहकों के लिए उस खबर को साइफन ऑफ करना बड़ा आसान था, टेलीविजन से दबाना आसान था। पहली दफा किसान आंदोलन ने यह साबित किया है कि भारत की जनता को भारत के चौथे खंभे को बचाने के लिए टेलीविजन की कोई जरूरत नहीं है, अखबार की कोई जरूरत नहीं है। अगर डेमोक्रेसी की बात हुई है, अगर किसान और मैं बड़ा सलाम करता हूं किसानों को जिन्होंने सिंघू बॉर्डर से गाजीपुर बॉर्डर और टिकरी तक मैं खुद देखा कई दिन जाकर कि उन्होंने बाकायदा बैनर लगा दिए थे कि हमको इन 4-5 चैनलों के लोगों की जरूरत ही नहीं है, आप मत आइए, आप कैमरा लेकर मत आइए, हमको कवर भी मत कीजिए, हमको आपकी जरूरत नहीं है। आज किसान आंदोलन से पहले क्या ये बात सोची जा सकती थी कि कोई भी आंदोलन इस तरीके से टेलीविजन का बायकॉट करके और सोचे कि हम अपने मकाम की तरफ बढ़ेंगे? लेकिन अच्छी बात यह हुई कि डिजिटल मीडिया पूरी पुरजोरी के साथ किसानों के साथ खड़ा रहा, उनकी एक एक चीज लोगों के सामने पहुंचाता रहा और वहां तक पहुंचाता रहा जहां टेलीविजन की रीच नहीं हो सकती है। वो कल्पना नहीं कर सकता कि हम वहां तक पहुंच सकते। आज अगर दुनिया भर से किसानों को समर्थन मिला है तो क्या उसकी ताकत टेलीविजन है? नहीं, उसकी ताकत डिजिटल मीडियम है। उसकी ताकत वो लोग हैं जो छोटे छोटे गांव कस्बों से 3,000 रुपए का मोबाइल लेकर किसानों को कवर किया है, जिन्होंने रात रात भर जाग कर कि किसान भीग कैसे रहा है, किसान जाग कैसे रहा है, किसान खा कैसे रहा है, किसान डिमांड क्या कर रहा है। वरना इस देश के अखबारों ने, टेलीविजन चैनलों ने किसानों को बदनाम करने में, उनके आंदोलन को पहले दिन से नेस्तनाबूद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये बहुत अच्छा हुआ है कि किसान आंदोलन के, अभी सुनीलम जी कह रहे थे, मैं उनका बड़ा मुरीद हूं उनके आंदोलन का और बहुत पुराने दिनों से मैं उनके आंदोलनों को देख रहा हूं। सुनीलम जी की बात को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं कि किसान आंदोलन केवल 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए अब नहीं रह गया है, वो केवल एमएसपी की गारंटी और बिजली बिल के खात्मे के लिए नहीं रह गया है। किसान आंदोलन को एक लार्जर पर्सपेक्टिव में देखना होगा कि किसान आंदोलन आइडिया ऑफ इंडिया को बचाने का आंदोलन है।
कि भारत के जिस विचार को हमने आज से 72-73 साल पहले जिस यात्रा को शुरू किया था वो बचेगा कि नहीं, भारत में डेमोक्रेसी बचेगी कि नहीं, बराबरी, बंधुत्व और न्याय की अवधारणा बचेगी कि नहीं, हम बचेंगे कि नहीं, आप बचेंगे कि नहीं, किसान आंदोलन इन सब की आवाज है। यही वजह है कि आप किसी भी बॉर्डर पर चले जाइए, शुरू में इसको कैसे प्रोपेगेट किया गया कि ये सिखों का आंदोलन है, फिर कैसे कहा गया ये खालिस्तानियों का आंदोलन है, फिर कहा गया ये कांग्रेसियों का आंदोलन है। ये तो अच्छा हुआ कि ये सिखों का आंदोलन था, लेकिन बाद में इसमें सारे तबके जुड़ते चले गए। आप याद कीजिए कि कैसे सीएनआरसी के खिलाफ जो आंदोलन खड़ा हुआ उसको मुसलमानों का आंदोलन कह के, और वो भी निहिलिस्ट मुसलमानों का आंदोलन कह के उसको खत्म किया गया, कैसे मुसलमानों को बदनाम किया गया। वही कॉन्स्पिरेसी किसानों के साथ थी। जब आपको लगा कि सिख कहने से काम नहीं चल रहा तो आपने खालिस्तानी कहा, जब आपको लगा कि खालिस्तानी कहने से काम नहीं चल रहा तो आपने मवाली और देशद्रोही कहा, जब लगा कि इससे भी काम नहीं चल रहा तो आपने कहा ये कांग्रेसी हैं, फिर आपने कहा ये किसी विदेशी फंडिंग से चलने वाले आंदोलन के लोग हैं। तो इन सब सवालों से जब सरकार परेशान हो जाती है और लगता है कि वो कुछ भी कर रही है लेकिन उसका कोई लाभ उसको नहीं मिल रहा है, वो जो प्रोपेगेंडा फैलाना चाहती है वो हम लोगों तक नहीं पहुंचा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बौद्धिक बेईमानी जैसे जुमले उछालते हैं। इसका कोई सीरियसनेस नहीं है। प्रधानमंत्री ने अपने आप को भी गंभीरता से लेना छोड़ दिया है। मेरा कहना यह है कि हम लोग भी उनको गंभीरता से लेना छोड़ दें। इस देश का किसान, इस देश का नौजवान, इस देश की औरतें और इस देश के बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग प्रधानमंत्री को और भारतीय जनता पार्टी की नफरती राजनीति को गंभीरता से लेना छोड़ चुके हैं। गंभीरता से लेना छोड़ चुके